अब आप लोग देख रहे होंगे वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा काफी चर्चा में बना हुआ है। तो आज हम लोग इस क्लास में इसके सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं, इस टॉपिक से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आ सकता है, या फिर आप देखिए निबंध में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछ लेगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर एक चुनाव एक देश क्या होता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है। अब आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी हैं, उनके अपने तर्क हैं, उन तर्क को भी देखेंगे। जो ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, उनके अपने तर्क हैं, उन तर्कों को भी हम लोग देखेंगे। और इसका शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास जरूर रख लीजिएगा आप लोग। और आपको बता दूं, ये कोई नई परिकल्पना नहीं है। आप देखिए 1952 में जब हमारे देश में पहली बार चुनाव हुए थे तो एक साथ ही तो हुए थे। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस विचार का समर्थन किया है। और आपको बता दूं कि इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं, सहमति दे चुके हैं अपनी। और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आप देखते हैं कि विधानसभा हो, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। अब आप देखिए, संवैधानिक संस्था कहने का मतलब होता है कि संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत उसकी स्थापना की बात की गई है। तो अनुच्छेद 324 को आप लोग देखते हैं तो चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। अब आप देखेंगे कि क्यों जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले तो यही देख लीजिए, किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती भी रहा है। और यह हम देश में होने वाले चुनाव पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। अब आप देखिए, इस साल आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। फिर अगले साल आप देखें कि आपके क्या लोकसभा के चुनाव आ गए। हर राज्य में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, कोई ना कोई। चुनाव की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। और इससे सबसे बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार किया है। याद रहे, देश में इसके अलावा पंचायत और नगर पालिकाओं के भी चुनाव होते हैं, किंतु एक देश एक चुनाव में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। और आप देखिए, केवल लोकसभा विधानसभा को खासकर एक साथ कराने की बात भी हो रही है। आपको बता दूं कि देश एक चुनाव, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का विचारिक उपक्रम है। यह देश के लिए कितना सही है और कितना गलत है, ये हम लोग क्या है, बहस का मुद्दा भी है। अगर हम लोग इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, इतिहास की बात करें, तो यह एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है हमारे देश में। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करवाए जाते थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। वैसे आप सभी जानते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आपकी विधानसभा चुनाव हर राज्य में। लेकिन क्या रहा कि 1968-69 में किसी भी कारण से कुछ विधानसभाओं को भंग कर दिया गया, तो ये जो क्रम था ये टूट गया। आपको बता दूं कि 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए। और जाहिर है कि जब इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं तो अब करवाने में क्या समस्या है, ये कहा जा रहा है। एक तरफ जहां कुछ जानकारों का मानना है कि अब देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा एक साथ चुनाव करा पाना संभव भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ विश्लेषक कहते हैं कि अगर देश की जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीक और अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है, इसलिए एक देश एक चुनाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। परंतु इन सब से इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। इसके लिए हमें इसके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का विश्लेषण करना होगा एक तरह से। और आप देखेंगे कि चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1983 में भी एक साथ चुनावी विचार प्रस्तुत किया गया था। 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव का एक साथ कराने का समर्थन किया था। 2018 में विधि आयोग ने भी
एक साथ चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया था, और जिसमें एक देश एक चुनाव के लिए विपक्ष के दावों में बदलाव की वकालत भी की गई थी। और इसमें एक चुनाव के साथ संबंधित कानून और संवैधानिक समाधानों की एक तरह से आप देखिए कि जांच की बात भी की जा रही है। अब आप देखिए, एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने के अतिरिक्त चुनावी व्यवस्था में बदलाव के संबंध में राजनीतिक सहमति बनाने की भी आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन के लिए संशोधित करने की आवश्यकता होगी। इसमें आप देखिए अनुच्छेद 83 हो गया, 83, इसमें संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 85 में भी संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें आप देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित बात कही गई है। अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार द्वारा राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन की बात कही गई, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल की स्थिरता के प्रावधान के लिए संशोधन करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 2 में एक साथ चुनाव की परिभाषा शामिल की जा सकती है, और एक साथ एक चुनाव के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों का पुनर्गठन भी करना होगा। तो इतना सब करना होगा। लेकिन आप देखिए, अब इसके पक्ष में जो लोग हैं, एक देश एक चुनाव के समर्थन में दिए जाने वाले तर्क कौन से हैं, इन्हें नोट कर लीजिए आप लोग। एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि यह विकासोन्मुखी विचार है। जाहिर है कि लगातार चुनाव के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, और इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती है और विभिन्न योजनाओं को लागू करने समस्या आती है, और इसके कारण आप देखिए विकास कार्य प्रभावित होते हैं। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनावों की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए बनाया गया है, और इसके तहत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद सत्ताधारी दल के द्वारा किसी परियोजना की घोषणा, नई स्कीमों की शुरुआत या फिर वित्तीय मंजूरी और नियुक्ति प्रक्रिया की मनाही रहती है। और इसके पीछे निहित उद्देश्य यह है कि सत्ताधारी दल का चुनाव में अतिरिक्त लाभ ना मिल सके, और इसके लिए यह देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं को चुनाव कराया जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी, और इसके बाद विकास कार्यों को निर्बाध पूरा किया जा सकेगा। अब आप देखिए 5 साल में एक बार चुनाव हो जाएगा। अब 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएंगे। एक देश एक चुनाव के पक्ष में दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है, इसमें बार बार चुनाव में होने वाली भारी खर्च में कमी आएगी, और बार बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, और चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। और एक देश एक चुनाव के पक्ष में दिए जाने वाले तीसरे तर्क में कहा जाता है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, और यह किसी से नहीं छिपाया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खोलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि देश में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप देखते हैं कि खर्च होता है। किंतु राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कुछ विश्लेषक यह भी मानते हैं कि लगातार चुनाव होते रहने से राजनेताओं और पार्टियों को सामाजिक समरसता भंग करने का मौका मिल जाता है, और जिसकी वजह से अनावश्यक तनाव की परिस्थितियां बन जाती हैं, और एक साथ चुनाव कराए जाने से इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। और इसके पक्ष में एक और तर्क दिया जाता है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनाव ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे उनका समय तो बचेगा ही, वे अपने कर्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ चुनाव कराने के लिए शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं, और जिससे उनका कार्य प्रभावित होता है। और इतना ही नहीं, निर्वाचन चुनाव के लिए बाहरी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों के अलावा बार बार होने वाले चुनाव में आम जन जीवन भी प्रभावित होता है। और एक बात और एक तर्क और दिया जाता है कि आप देखिए जनता परेशान भी होती है, वोटर मतदाता भी परेशान होता है कि उसे बार बार किसी न कहीं कोई चुनाव में वोट डालने जाना पड़ता है। अगर 5 साल में एक बार चुनाव हुए तो मतदाता एक दिन निकलेगा और आपके विधायकों के लिए, अपने विधायक के लिए और आपके लोकसभा सदस्य के लिए वोट डाल के चला आएगा, 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएगा। तो ये भी तर्क दिया जाता है, और कहा जाता है कि इससे क्या रहेगा, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। एक देश एक चुनाव के विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं, जो लोग विरोध करते हैं वो क्या बातें कहते हैं। एक देश एक चुनाव के विरोध में विश्लेषकों का मानना है कि संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया है, और जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाएं 5 वर्षों के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे
पर हमारा संविधान मौन है। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। और मसलन अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है जहां अलग से चुनाव कराने पड़ सकते हैं। और आप देखिए इसी प्रकार अनुच्छेद 85(2) खा के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और अनुच्छेद 174(2) खा के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। और अनुच्छेद 352 के तहत आप देखिए युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और इसी तरह अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य की राजनीतिक समीकरण में अप्रत्याशित उलटफेर होने से वहां फिर से चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। ये सारी परिस्थितियां एक देश एक चुनाव के नितांत विपरीत हैं। एक देश एक चुनाव के लिए दूसरा विरोध में दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि यह विचार देश के संघीय ढांचे के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम होगा। लोकसभा और आप देखिए राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या फिर घटाया जाएगा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। और भारत की संघीय ढांचा संसदीय शासन प्रणाली से प्रेरित है और संसदीय शासन प्रणाली में चुनाव की बारंबारता का एक अकाट्य सच्चाई भी है। अब आप देखिए इसके पक्ष में एक और तर्क दिया जाता है। एक देश एक चुनाव के विरोध में अगर कहा जाता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दे के सामने क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे। इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो देंगे, क्षेत्रीय मुद्दे। और आप देखिए दरअसल लोकसभा विधानसभा के चुनाव का स्वरूप और मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा के चुनाव जहां राष्ट्रीय सरकार के गठन के लिए होते हैं, वहीं विधानसभा के चुनाव राज्य सरकार का गठन करने के लिए होते हैं। इसलिए लोकसभा में जहां राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है तो वहीं विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे आगे रहते हैं। अब आप देखिए 2018 की विधानसभा चुनाव देख लीजिए। आपने देखा होगा कि देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होते हैं। कांग्रेस को वहां बहुमत मिलता है, कांग्रेस की राज्यों में सरकारें बनती हैं। फिर उसके बाद एक साल बाद ही देख लीजिए 2019 में लोकसभा के चुनाव होते हैं। आप देखते हैं कि बीजेपी को लोकसभा में एक तरफा जीत मिलती है, कांग्रेस को हार मिलती है। देख रहे हैं आप लोग, राष्ट्रीय स्तर के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उनमें वोट डालता है मतदाता कुछ और देख के, और राज्य में जब चुनाव होते हैं विधानसभा की तो मतदाता कुछ और तय करता है और वोट डालता है। इसी तरह दिल्ली में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत मिली और लोकसभा में आप देखिए सातों की सातों सीटें आपके किसे मिली? अरविंद ओसे बीजेपी को मिली, भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो ये देखने को इसके विरोध में एक और तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। देश में संसदीय प्रणाली होने के नाते अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं और जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे एक छोटे छोटे अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है। और विश्लेषकों का मानना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो ऐसा होने की आशंका बढ़ जाएगी। एक देश एक चुनाव के विरोध में पांचवा तर्क ये भी दिया जाता है कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लिहाजा बड़ी आबादी और आधारभूत संरचना के अभाव में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना तार्किक प्रतीत नहीं होता है। और आप देखें कि आगे की अब राय क्या हो सकती है इसमें, तो आप देखें एक साथ चुनाव, एक देश एक चुनाव की अवधारणा में कोई बड़ी खामी नहीं है, किंतु राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है उससे लगता है कि इसे निकट भविष्य में लागू कर पाना संभव नहीं लगता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में घिरा हुआ नजर आता है और चुनाव के इस चक्रव्यूह से देश को निकालने के लिए एक व्यापक चुनाव सुधार अभियान चलाने की आवश्यकता है। और इसके तहत जनप्रतिनिधित्व कानून में सुधार, काले धन पर रोक, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर रोक, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना शामिल है, जिससे समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। और यदि देश में एक देश एक कर यानी कि जीएसटी लागू हो सकता है 2017 से, तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल खुले मन से इस मुद्दे पर बहस करें ताकि इसे अमली जामा पहनाया जा सके। तो इतना आप लोगों को एक चुनाव एक देश एक चुनाव जो भी आप लोगों को कहना है इसके बारे में जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक है। अब आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए, सवाल हो तो आप लोग भेज सकते हैं, बता सकते हैं।